नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। अगर भारत समुद्री क्षेत्र के खनिजों के खनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता है, इसको विस्तारित करना चाहता है, तो इसके लिए जरूरी माना जाता है कि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका को भी स्थापित किया जाए। इसलिए सरकार ने इससे संबंधित अधिनियम में वर्ष 2023 में एक संशोधन किया और निजी क्षेत्र की भूमिका को भी ऑफशोर खनन में स्थापित कर दिया। हाल ही में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उभरा है केंद्र सरकार और केरल की सरकार के बीच। केरल सरकार का कहना है कि केरल के तट के नजदीक इन 3 ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है या ऑफशोर खनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, उससे मछुआरों की आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं। ये पूरा मुद्दा क्या है और किस प्रकार से ऑफशोर खनन पर्यावरणीय चिंताओं के साथ साथ मछुआरों की आजीविका को प्रभावित कर सकता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे वीडियो के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम उस खबर को विस्तार से जानेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है और खबर जुड़ी हुई है ऑफशोर खनन प्रस्ताव से। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, केंद्र सरकार ने किस प्रपोजल को आगे बढ़ाया है और केरल किस प्रकार से इसका विरोध कर रहा है। यहाँ पर खबर को पूरा जानने के बाद हम ये देखेंगे कि कोल्लम ऑफशोर खनन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रस्तुत किए हैं, जो कि केरल में स्थित कोल्लम के अपतटीय क्षेत्र में खनन के विशिष्ट महत्व को स्थापित करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो अपतटीय क्षेत्र है वो किस क्षेत्र को माना जाता है, अपतटीय क्षेत्र का वास्तव में मतलब क्या है और इसको लेकर के केंद्र सरकार के अधिकार क्या है, साथ ही राज्य सरकार का अधिकार किस क्षेत्र तक सीमित माना जाता है। अगर ऑफशोर खनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, यानी अपतटीय क्षेत्र में खनन को आगे बढ़ाया जाता है, तो उससे जुड़ी हुई मछुआरों की चिंताएं क्या हैं और साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकते हैं ऑफशोर खनन के। केंद्र सरकार का इस पूरे मुद्दे के अंतर्गत क्या प्रतिक्रिया रही है, इस प्रतिक्रिया को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से मुख्यतः जुड़ जाएगा, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानते हैं, जो कि ऑफशोर खनन प्रस्ताव से जुड़ी हुई है। ऑफशोर खनन का सीधा सा मतलब जान लीजिए कि अपतटीय क्षेत्र में, यानी तट के पास का क्षेत्र। अपतटीय अपतटीय क्षेत्र, तटीय तट के पास का क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा क्या है अधिनियम में, उसको भी हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले सामान्य रूप से खबर जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक संशोधन वर्ष 2023 में किया था, एक अधिनियम में किया था। एक अधिनियम का नाम क्या था, ऑफशोर एरिया मिनरल विकास और विनियमन विनियमन अधिनियम। यह अधिनियम वर्ष 2002 का है और इसमें वर्ष 2023 में एक संशोधन किया गया, जिस संशोधन के माध्यम से ऑफशोर खनन में, अपतटीय क्षेत्र में खनन को लेकर के निजी क्षेत्र की भागीदारी को स्थापित कर दिया गया। निजी क्षेत्र के लिए भी इस ऑफशोर खनन को खोल दिया गया ताकि समुद्र क्षेत्र में स्थित संसाधनों का संपूर्ण दोहन किया जा सके, भारत के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट और कॉपर के खनिज उपलब्ध हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर खनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है निजी क्षेत्र की भूमिका को स्थापित करके, तो ये भारत के आर्थिक विकास में भूमिका निभा सकता है और इसी कारण से केंद्र सरकार द्वारा ये संशोधन किया गया। लेकिन इसी के साथ जब ये संशोधन किया गया तो केंद्र ने पिछले साल यानी नवंबर 2024 में 13 अपतटीय ब्लॉकों की ई नीलामी की पहली, आप कह सकते हैं पहली किस्त या पहली खेप भी शुरू कर दी, या ट्रांच इसके लिए शब्द यूज होता है, पहला ट्रांच भी शुरू कर दिया। और इन 13 ऑफशोर जो ब्लॉक थे, इनमें से 3 जो ब्लॉक हैं वो केरल तट के नजदीक स्थित हैं, 3 गुजरात तट के और 7 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट पर स्थित हैं। तो 3 केरल के पास स्थित है और ये जो प्रस्तावित पट्टा है ये 50 साल के लिए है। अब केरल में इसका विरोध हो रहा है इस खनन प्रस्ताव का को लेकर के, क्योंकि केरल के सांसदों का, विधायकों का ये कहना है कि ये केरल के मछुआरों की जिंदगी को, उनकी आजीविका को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और कुछ ऐसे पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जो केरल के लिए सही नहीं है
और इसलिए केरल के सांसदों द्वारा दिल्ली में भी विरोध किया गया। साथ ही केरल विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया और इस पूरे प्रस्ताव को, इस पूरे प्रपोजल को केंद्र सरकार से वापस लेने का एक आग्रह किया गया है। यही पूरी खबर है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे आगे भी कि क्या कोल्लम से जुड़ा हुआ क्या प्रस्ताव है और ये 3 ब्लॉक किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अध्ययन क्या है। लेकिन उससे पहले आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लीजिए। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। क्योंकि जो भारत के अभी हमने अपतटीय क्षेत्र माइनिंग विकास और विनियमन अधिनियम 2002 की बात की थी, उसमें अपतटीय क्षेत्र को जो प्रभावित जो पर अपतटीय क्षेत्र को जो परिभाषित किया गया वो किस प्रकार से किया गया है। इसके अंतर्गत टेरिटोरियल वाटर भी है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी का भी इसी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी ऑफशोर एरिया के अंतर्गत आता है। ये हमारे अधिनियम में कहा गया है। तो ये क्षेत्र होते क्या है उसको देख लेते हैं। टेरिटोरियल, मान लिया यहाँ से किसी क्षेत्र की तटीय रेखा शुरू होती है, यहाँ तक पानी आता है। तो जहां तक पानी आता है उसको हम किस रूप में परिभाषित करते हैं, बेस लाइन के रूप में परिभाषित करते हैं। और इससे आगे का 12 नॉटिकल माइल्स का जो क्षेत्र होता है वो किसी देश का टेरिटोरियल बॉर्डर होता है। इसके अलावा बेस लाइन से ही अगर हम 24 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं तो उसको हम कॉन्टिगुअस जोन कहते हैं। और अगर बेस लाइन से हम 200 नॉटिकल माइल्स तक जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इसके अलावा जो लीगल कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, वो लीगल कॉन्टिनेंटल शेल्फ आप देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब होता है जो पानी के नीचे का जो क्षेत्र क्षेत्र होता है, जो चट्टान इस प्रकार से नीचे तक जाती है, वो इस प्रकार से यहाँ तक फैली होती है। तो ये लीगल कॉन्टिनेंटल शेल्फ मानी जाती है। और अपतटीय क्षेत्र में लीगल कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी आती है। तो अपतटीय क्षेत्र ऑफशोर एरिया में इन सारी चीजों को शामिल किया जाता है। साथ ही जब हम डीप सी माइनिंग की बात करते हैं और ऑफशोर माइनिंग की बात करते हैं तो उसमें एक अंतर को समझ लेना चाहिए। जब हम अपतटीय क्षेत्र माइनिंग या ऑफशोर माइनिंग की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि समुद्र तल का जो नीचे है हम कितनी खुदाई कर रहे हैं। तो हम उसमें 200 मीटर से ऊपर तक अगर खुदाई कर रहे हैं और उसके माध्यम 200 मीटर के ऊपर ही पहले ही हम माइनिंग कर रहे हैं तो हम उसको ऑफशोर माइनिंग के अंतर्गत शामिल करते हैं। और अगर हम 200 मीटर से भी ज्यादा गहराई पर माइनिंग कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, डीप सी माइनिंग के रूप में उसको परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर डीप सी माइनिंग की बात नहीं हो रही है बल्कि अपतटीय क्षेत्र माइनिंग की बात हो रही है। ये आपको समझ लेना आसान हो गया होगा। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि संस्थान की नोएडा शाखा में 2 महत्वपूर्ण बैच हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के प्रारंभ हो रहे हैं। आईएजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स के बैच हैं, ऑफलाइन बैच हैं। हिंदी माध्यम का बैच 26 मार्च से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। अंग्रेजी माध्यम का बैच 8 अप्रैल से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8750187501 पर, और कॉल के माध्यम से भी बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो इन बैचेस में एडमिशन लीजिए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अब हम देखते हैं कि जो केरल के संबंध में अभी हमने बात किया था कि 3 ब्लॉक विचारणीय है जहां पर खनन हो सकता है, ऑफशोर खनन हो सकता है। तो वो प्रस्ताव क्या है? भू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक अध्ययन किया था और इस अध्ययन में ये पाया कि केरल के तट के पास जो है वो निर्माण ग्रेड रेट यानी कंस्ट्रक्शन जो सैंड है उसके महत्वपूर्ण भंडार है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अध्ययन में पाया गया। कंस्ट्रक्शन सैंड विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे कंक्रीट का निर्माण होता है, उससे प्लास्टर का निर्माण होता है जो कि इमारत को स्थिरता प्रदान करती है, उसको मजबूती प्रदान करती है। इसलिए कंस्ट्रक्शन सैंड का विशेष महत्व है। और इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि केरल के तट के पास 745 मिलियन टन, ये टन नहीं बल्कि मिलियन टन होना चाहिए, मिलियन टन का भंडार मौजूद है। जिसमें से कोल्लम तट, जो कि ये कोल्लम आप देख सकते हैं, ये कोल्लम तट के पास लगभग 300 मिलियन टन कंस्ट्रक्शन सैंड होने का अनुमान लगाया गया है। और कोल्लम तट के पास ही 3 ऑफशोर ब्लॉक जो है वो खनन के लिए विचाराधीन है।
इस ऑफशोर क्षेत्रों की जो गहराई है वो 48 से 62 मीटर है। यानी ये ऑफशोर खनन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और 200 मीटर की गहराई से नीचे डीप सी माइनिंग में चली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि गहराई ऑफशोर माइनिंग के अनुरूप ही है और इसमें महत्वपूर्ण अध्ययन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा किए गए हैं। लेकिन इसका विरोध केरल के द्वारा किया गया है, केरल के सांसदों द्वारा किया गया है और केरल के विधायकों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया है। तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि ऑफशोर जो क्षेत्र है, उसमें माइनिंग को लेकर के केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के अधिकार क्या है। जिस अधिनियम की अभी हमने बात की, ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 2002 के अनुसार जो अपतटीय क्षेत्र है यानी जो ऑफशोर एरिया है, उसमें भारत का प्रादेशिक जल टेरिटोरियल वाटर, महाद्वीपीय शेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और अन्य समुद्री क्षेत्र आते हैं। ये अभी हमने समझा था। अधिनियम की दो धारा जो है, इस अधिनियम की धारा 2 यानी अधिनियम की धारा 2 क्या कहती है, केंद्र को अपतटीय क्षेत्रों में खदानों और खनिजों यानी माइनिंग के लिए और मिनरल्स को नियंत्रित करने का एक पूरा अधिकार प्रदान कर देती है। इसके अलावा हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची भी विद्यमान है, जिसमें 3 अनुसूचियां दी गई, 3 सूचियां दी गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब जो उस सूची में एक निर्धारण है, उस सूची में ये निर्धारण है कि समुद्र में 12 समुद्री मील यानी जो नॉटिकल माइल्स है 12 समुद्री मील तक, उसमें मछली पकड़ना और तरह-तरह की जो विकासात्मक गतिविधियां हैं, वो राज्य सरकार के अधिकार में रखी गई। तो आप देख सकते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में समुद्र में 12 समुद्री मील तक मछली पकड़ना और विकासात्मक गतिविधियों को राज्य के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। तो इस पर जो केंद्रीय खनन मंत्रालय है, उसका क्या कहना है? उसका कहना यह है कि कोल्लम तट से दूर स्थित जो 3 ब्लॉक हैं, जिस पर ये पूरा विवाद हो रहा है, वो 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर हैं और इसलिए केरल सरकार के अधीन नहीं है, उस पर केंद्र सरकार का ही नियंत्रण है। अब आप समझ गए होंगे कि ये विवाद क्यों चल रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोल्लम तट से दूर स्थित जो 3 ब्लॉक हैं, जहां पर खनन विचाराधीन है, वो 12 समुद्री मील से अधिक दूरी पर है, जहां पर केंद्र सरकार का ही अधिकार है और केंद्र सरकार का अधिकार ओएमडीआर अधिनियम के तहत है और जो राज्य सरकार का अधिकार है 7वीं अनुसूची के अनुसार, वो केवल और केवल 12 नॉटिकल माइल्स में मछली पकड़ने और विकासात्मक गतिविधियों से संबंधित। यह आपने समझ लिया। मछुआरों की चिंताएं किस प्रकार से है? मछुआरों की चिंता इस कारण से है क्योंकि कोल्लम तट के पास जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जो प्रस्तावित खनन है, वहां पर केरल के 222 मछुआरे गांव स्थित हैं, जो कि पूरी तरह से मछली पकड़ने के उद्योग पर निर्भर माने जाते हैं और जिससे वहां के 11 लाख लोगों की आजीविका चलती है और यहाँ पर मछली पकड़ना ही एक महत्वपूर्ण उद्योग है। जो कोल्लम परप्पू है, जिसे क्विलोन बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये मछली पकड़ने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इससे अगर खनन प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो ऐसा हो सकता है कि जब खनन किसी क्षेत्र में होता है, तो वहां का पानी कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है, क्योंकि मिट्टी और मिट्टी के कण ऊपर उठते हैं, जिससे मछली पकड़ना बेहद मुश्किल, उस क्षेत्र में मछली होना, मछली पकड़ने का जो क्षेत्र है, वो सीमित हो सकता है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा खनन से कुछ गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव भी हो सकते हैं। उस क्षेत्र का जलीय पारिस्थितिकी तंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। खनन से बड़े-बड़े जहाजों का आवागमन यहाँ पर हो सकता है। बड़े-बड़े जहाजों के आवागमन से पूरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और मछलियाँ का आवागमन यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा खनन से कुछ जहरीले पदार्थों का रिसाव भी हो सकता है। उससे भी पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इस प्रकार की चिंताएं अभिव्यक्त की गई है यहाँ पर, जो कि इस पूरी परियोजना का या आप कह सकते हैं इस पूरे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार का क्या कहना है? केंद्र सरकार का कहना है, हाल ही में कोयला और खनन मंत्री ने राज्यसभा में आश्वासन दिया है कि जो खनन क्षेत्र है, वो 130 समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को बाहर रखकर चुने गए हैं। यानी जो खनन क्षेत्र चुने गए हैं, वो 130 समुद्री जो संरक्षित क्षेत्र है, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, उनको बाहर रख करके चुने गए हैं। इसके अलावा
106 तटीय क्षेत्रों को महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। ये जवाब में कहा गया है केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा। इसके अलावा केंद्र ने एक ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट का भी गठन किया है, जिसमें तटीय राज्यों को सदस्य बनाया गया है और इससे प्राप्त धन का उपयोग पर्यावरणीय मिटिगेशन निवारण और प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए किया जा सकता है। ये केंद्र सरकार का जवाब है, केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया है और केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ी हुई सभी चिंताओं का ख्याल रखा गया है। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? ऑफशोर एरिया मिनरल विकास और नियमन अधिनियम, इसको आप विनियमन भी लिख सकते हैं, रेगुलेशन को। अधिनियम 2002 में 2023 में कौन सा बदलाव किया गया है? आपसे पूछा गया है बदलाव क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, खनन केवल सरकारी कंपनियां करेंगी, खनन की अनुमति केवल राज्य सरकार को दी गई। ऑप्शन सी है, खनन की अनुमति पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई और ऑप्शन डी है, ऑफशोर खनन को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।